हेलो एवरीवन, एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का ये है पार्ट 54। 22 तक पिछले वीडियो में हो गए थे। उसके बाद 23rd क्वेश्चन है, जब मार्पल से उसकी एज के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि आई विल बी n ईयर्स ओल्ड इन n स्क्वायर ईयर्स, मतलब वह n स्क्वायर वर्ष में n वर्ष की हो जाएगी। तो 2000 में वो कितने वर्ष की थी। यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि n स्क्वायर में वो n की हो रही है, मतलब n है उसकी एज, n स्क्वायर में हो जाएगी n वर्ष की। ये है वर्ष और ये है उसकी उम्र। इसका मतलब हम जो भी वर्ष देख रहे हैं उसका हमें स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो हमें मार्पल की एज मिल जाएगी। यहाँ पर पूछा गया है कि 2000 में मार्पल की एज कितनी थी। तो ये उम्र निकालने के लिए हम जितने भी वर्ष दिए गए हैं उसका वर्गमूल ले लें या स्क्वायर रूट ले लें। लेकिन इससे हम मार्पल की एज नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2000 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से जो भी वर्ष हम ले रहे हैं वो एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तभी तो जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो हमें मार्पल की उम्र मिल जाएगी, मतलब वर्ष का हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें 2000 के पास वाला कोई ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जो पूर्ण वर्ग हो। जैसे अगर हम 40 का देखें तो 40 का होता है 1600, ये है 40 का, पर ये 1600 बहुत कम है, लेकिन हमें 2000 के पास में आना है, तो हम 42 का देखते हैं। तो 42 का हो जाएगा 1604, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 4 6 7 1 1764। पर ये भी 2000 से काफ़ी दूर है, तो हम 45 का देखते हैं। 4 4 16 और 5 का 25, 4 इंटू 5 20 और 2 में करेंगे तो 40, 5 2 0 2 2025। तो 2025 वर्ष है, ये 2000 के पास में आ रहा है, तो हम इसको ले सकते हैं। इसका मतलब 2025 वर्ष में मार्पल की एज हो जाएगी 45 की। पर हमें बताना है 2000 में, तो 2025 से 2000 तक जाने के लिए हमें 25 माइनस करने पड़ेंगे। इसका मतलब 25 साल पहले हमें जाना है, तो 45 में से भी हम 25 को माइनस कर देंगे। 45 में से 0 और 2, तो 2000 में मार्पल की एज हो जाएगी 20 वर्ष। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक क्लास में n स्टूडेंट्स हैं, 10 फुटबॉल खेलते हैं, 20 क्रिकेट खेलते हैं और 5 दोनों गेम खेलते हैं। और अगर 6 केवल टेनिस खेलते हैं तो n की वैल्यू क्या है। मतलब क्लास के टोटल स्टूडेंट्स हमें बताने हैं। इसमें 10 लोग खेल रहे हैं फुटबॉल और 20 खेल रहे हैं क्रिकेट, और 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये दोनों गेम खेल रहे हैं। अभी हम टेनिस वालों को साइड में रखते हैं, केवल हम फुटबॉल और क्रिकेट में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉमन पार्ट दिया गया है 5, जो कि फुटबॉल और क्रिकेट वाले हैं। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ये हो गया फुटबॉल का सर्किल और ये हो गया क्रिकेट का सर्किल। और इसमें जो ये बीच का पार्ट है ये है कॉमन, मतलब वो फुटबॉल भी खेलते होंगे और क्रिकेट भी खेलते होंगे, जिनकी संख्या हमें दी गई है 5। जब भी कभी वेन डायग्राम बनाते हैं तो कॉमन पार्ट को हमें पहले लिखना होता है। और अगर यहाँ पर 3 सर्किल बने होते तो 3 का कॉमन हम पहले लिखते, फिर 2 सर्किल का कॉमन और फिर 1 का। तो यहाँ पर 5 हो गए, फुटबॉल वाले भी और क्रिकेट वाले भी। और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 10, जिसमें से हम 5 पहले ही ले चुके, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 5। क्योंकि टोटल फुटबॉल वाले हमें 10 रखना है, तो 5 पहले ले चुके थे, 5 और 5 10, इसीलिए माइनस किया है। और क्रिकेट के हैं 20, जिनमें से 5 हम पहले ले चुके हैं, तो बाकी इतने पार्ट में कितने होंगे 15, 20 में से माइनस कर दिया 5। तो यहाँ से हम इन तीनों को प्लस करके उन स्टूडेंट की संख्या निकाल सकते हैं जो या तो फुटबॉल खेलते होंगे या क्रिकेट खेलते होंगे। मतलब फुटबॉल और क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स की संख्या हो जाएगी 10 और 15 25। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में टेनिस ना दिया गया होता तो क्लास के कुल स्टूडेंट्स की संख्या 25 ही हो जाती, लेकिन यहाँ पर टेनिस भी दिया गया है कि 6 ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं और केवल टेनिस, मतलब इन दोनों से अलग हैं वो, लेकिन क्लास के स्टूडेंट्स तो हैं ही, तो इनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें 6 को ऐड कर देंगे 1 3, तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, या फिर यही हो जाएगी n की वैल्यू 31, थर्ड ऑप्शन। या फिर अगर फॉर्मूले से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। अगर फुटबॉल प्लस क्रिकेट दोनों का हम इकट्ठा निकालना चाहें, इक्वल टू फुटबॉल वाले प्लस क्रिकेट वाले माइनस कर देंगे हम जो कॉमन होंगे फुटबॉल और क्रिकेट के। कॉमन में कॉमन वालों को हमेशा माइनस ही करते हैं, तो फुटबॉल के हो जाएंगे 10, क्रिकेट के हो जाएंगे 20 और कॉमन हो जाएंगे 5।
30 में से 5 माइनस करेंगे तो 25, 25 आ गए फुटबॉल और क्रिकेट वाले, लेकिन टेनिस वालों को भी लेना पड़ेगा क्योंकि वो भी क्लास में ही है, तो इसमें जोड़ देंगे 6, तो आ जाएगा 31, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, अगर हरी का बेसिक पे 25% बढ़ाने के बाद इतना हो जाता है तो ओरिजिनल मतलब पहले उसका मूल वेतन कितना था। कई तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो इसको हम फ्रैक्शन में कर लें, 1/4 हो जाएगा 25% का, मतलब 4 पे 1 बढ़ गया और बढ़ा हुआ हमें मालूम है 24,000। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले का मान लेते हैं कि 100 था उसका वेतन, 25% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 100% हो गया। पहले था 100%, 25% बढ़ा दिया तो अब हो गया 125%, और बढ़ने के बाद कितना हो गया, ये वैल्यू हमें दी गई है 24,000। यहाँ पर हमें 125 की जगह पर 100 लेके आना है, तो सबसे पहले हम 1% की वैल्यू निकाल लें, डिवाइड कर देंगे 125 को। 1% इक्वल टू इतना, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दें इंटू 100, और ये भी हो जाएगा 100%। इसको सॉल्व करेंगे, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 4 बार 20, 5 8 40, 0 0, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में तो 0 0, 4 8 32 की 2, 3 बचे 16 19, तो यहाँ से हमें 100% इक्वल टू मिल गया 19200, और यही था उसका बेसिक पे, मूल वेतन। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, सम एंड प्रोडक्ट बताना है हमें इस इक्वेशन का। अब यहाँ पर इक्वेशन तो एक ही है, तो सम या योगफल किसका निकालेंगे। इसमें पूरा नहीं लिखा है, जो इस इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे ना, मतलब m की वैल्यू, उनको हमें प्लस करना है और इनटू करना है। इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर या अधिकतम घात कितनी है, 2, इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ पर 2 निकलेंगी। फिर जो m की वैल्यू निकलेंगी उनको ही एक बार हमें प्लस करना है और एक बार इनटू करना है और चारों में से बताना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम m की वैल्यू निकालते हैं। 2m² माइनस 8m इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से अगर हम m कॉमन ले लें, m, और अगर यहाँ पर हम देखें तो 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 है और इस 8 में भी एक 2 छुपा हुआ है, तो हम यहाँ से 2m कॉमन लेंगे। और हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तभी हम कॉमन लेंगे। ये माइनस का साइन है, ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया, इसका मतलब इन दोनों में से ही हम कॉमन हिस्सा उठाएंगे। 2m हमने कॉमन निकाला तो यहाँ से 2m तो हट गया, तो एक m और बचा होगा, यहाँ अंदर बचा m, फिर ये माइनस का साइन सेम, 8m में से 2m हटाना है हमें। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 बचेगा, और m तो पहले ही हम हटा चुके हैं, तो यहाँ पर केवल 4 ही बचेगा इक्वल टू 0। और यहाँ से m की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को एक एक करके 0 के बराबर लिख देंगे, 2m इक्वल टू 0 और ये m माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें m की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, m इक्वल टू, ये माइनस का 4 है, इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो m इक्वल टू 4 एक वैल्यू मिल गई, और यहाँ से m इक्वल टू 0 मिल जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में आएगा, और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड कर दें तो 0 ही मिलता है। m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 4, तो यहाँ पर ये दोनों आंसर नहीं है, m इक्वल टू 4 मिला और एक m इक्वल टू 0 मिल गया, ये दोनों आंसर नहीं है। यहाँ पर बोला गया है कि इन दोनों को प्लस करना है एक बार, तो 4 और 0 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा, ये हो गया आंसर। इसके बाद प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई भी करना है, तो 4 इंटू 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो 0 ही आता है, 4 इंटू 0 0। अब ये हो जाएगा आंसर 4 और 0, ऑप्शन फर्स्ट। एक और चीज, यहाँ पर हमने इस m की वैल्यू निकालने के लिए 2m को कॉमन लिया, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस 8m है, उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 8m हो जाएगा, ऐसे भी हम देख लेते हैं। 2m² माइनस 8m इक्वल टू 0 है, ये है माइनस का 8m, इसको हम इक्वल टू को उस साइड ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2m² और इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का 8m। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी कभी इक्वेशन को सॉल्व करें, जो भी वेरिएबल दिए गए रहते हैं, यहाँ पर m हो गया या फिर x होता, जब भी कभी इनकी वैल्यूज निकालनी होती है तो अधिकतर इनको कॉमन लेकर ही निकालें, क्योंकि इससे आंसर जल्दी आ जाता है और सही भी आता है। नहीं तो दूसरा तरीका ये है ही, इक्वल टू 8m हो गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4 बार डिवाइड होगा, और ये है m², ये है m, तो एक m इस m में से हट जाएगा, यहाँ बचेगा केवल एक ही m, इक्वल टू यहाँ बचा 4, m इक्वल टू 4। अब m की वैल्यू यहाँ पर 1 निकली है, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पावर अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब m की दो वैल्यू निकलेंगी, तो दूसरी हमें मालूम नहीं है, तो हम m इक्वल टू 0 मान लेंगे। 4 और 0 प्लस करो तो 4 और इनटू करेंगे तो 0, आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट।
नेक्स्ट है, यहाँ पर एजेस का सम दिया गया है लकी और विक्की का। लकी प्लस विक्की, इनकी एजेस का सम है 21 और विक्की और निक्की का है 18। विक्की प्लस निक्की हो जाएंगे 18 के। तो हमें सम बताना है लकी और निक्की का, मतलब L प्लस N। इसके बाद यहाँ पर विक्की की एज मतलब V की वैल्यू दी गई है 9 ईयर्स। ये 9 है, टोटल है 18, तो निक्की की आ जाएगी 18 में से माइनस कर दो 9। तो यहाँ पर निक्की हो गई 9 ईयर्स की। अब हमें लकी की एज और निकालना है। यहाँ पर विक्की है 9 ईयर्स का, तो लकी की निकालेंगे 21 में से माइनस कर दो, तो लकी की आ जाएगी 11 में से 9, 2 और 1। लकी हो गया 12 का, यहाँ पर ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 12 प्लस 9 21। आंसर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें एवरेज या औसत निकालना है। इन सभी को प्लस करना है और डिवाइड करना है 6 से, या फिर हम यूनिट डिजिट या इकाई के अंक से भी चेक कर सकते हैं। जब भी कभी हम औसत में, एवरेज में कुल संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सम के बराबर मिलता है, योग के बराबर। तो यहाँ पर हम यही सम निकाल लेते हैं, लेकिन केवल लास्ट के डिजिट को ही प्लस करेंगे। 4 प्लस 3 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो 10 में से लास्ट का हम ले लेंगे 0, तो ये तो 0 ही हो गया, और 6 में जोड़ेंगे तो 6। जब इन सबको प्लस करेंगे तो सम के आखिर में क्या आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट पर 6। और यही सम हम चारों ऑप्शंस में से चेक करेंगे। यह औसत दिया गया है, कुल संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, कुल 6 संख्याएं, तो हर एक में 6 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे कहाँ पर हमें लास्ट में 6 मिल रहा है। 4 का 6 में 24, 4 मिलेगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें 6 देखना है। 1 का 6 में यहाँ पर हमें 6 मिल रहा है, तो ये आंसर हो सकता है सेकंड वाला। 9 और 6 यहाँ पर भी 4 मिलेगा, तो ये नहीं होगा। 3 और 6 8, ये भी नहीं होगा, तो इसका एवरेज आएगा औसत 11। नेक्स्ट है, एक आदमी इतने की स्पीड से जाता है 6 घंटे तक और फिर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 घंटे तक, तो उसकी एवरेज स्पीड या औसत चाल बतानी है। एवरेज स्पीड या औसत चाल कैसे निकालते हैं? टोटल टाइम, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। तो यहाँ पर हमें टोटल टाइम पता है 6 घंटे और 12 घंटे, लेकिन कुल दूरी नहीं पता, तो ये हम निकाल लेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें दूरी निकालनी है, तो हम चाल का टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 5 की स्पीड से जा रहा था 6 घंटे तक, तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? 5 × 6 30 किलोमीटर तक की। फिर दूसरी बार में 4 की स्पीड से 12 घंटे तक, 12 × 4 48। 12 घंटे में 48 किलोमीटर तक चल लिया होगा। इतनी पहली बार में, इतनी दूसरी बार में, तो कुल कितनी की? 78 किलोमीटर। तो यहाँ पर कुल दूरी की जगह पर हम रखेंगे 78 और डिवाइड में टोटल टाइम। कुल समय कितना लगा? 6 घंटे 12 घंटे, मतलब 18। इसको हम कैंसिल करें, 2 से 9 बार और 2 से 3 बार 6, 2 9 18। और अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार होगा, 9 4 36, फिर पॉइंट करके कुछ आएगा, लेकिन ऑप्शंस में 4 एक ही जगह पर दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। पेपर के थर्ड सेक्शन का ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर दो लाइन्स है L और M। ये समानांतर का साइन होता है। L और M समानांतर है एक दूसरे के, L पैरेलल है M के, और T एक ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है। तो x की वैल्यू बताना है। इसमें ये एंगल दिया गया है 4x और ये है 2x। इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, जो कि दो पैरेलल लाइंस के समानांतर रेखाओं के बीच में बनते हैं। तो यहाँ से ये वाला बराबर है इसके, जब ये 2x है तो ये भी 2x होगा। अब यहाँ पर ये एक सरल रेखा बन रही है, और एक सीधी सरल रेखा पर या स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। यहाँ पर ये वाला एंगल है 2x और ये है 4x, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे मतलब 4 + 2 6x हो जाएंगे, ये बराबर होंगे 180 के। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, 6 से डिवाइड करो 3 0, तो x की वैल्यू निकल कर आ गई 30, और यही निकालना था, x = 30। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये है क्वेश्चन 1/3 की पावर -3 माइनस 1/5 की पावर -2, और फिर ब्रैकेट में ये डिवाइड करना है 1/4 की पावर -2 से। अगर कभी किसी फ्रैक्शन की या भिन्न की पावर माइनस में हो, या फिर कोई भी नंबर अगर उसकी पावर नेगेटिव में है, तो अगर हमें उसको प्लस करना है तो अंदर वाले नंबर को पलटना पड़ता है,
मान लो अगर a अपॉन b है, इसकी पावर लिखी हुई है -m, तो अगर हम a अपॉन b को पलट देंगे, इसकी जगह पर b अपॉन a कर देंगे, तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, m हो जाएगी। सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। 1/3 की पावर -3 है, 1/3 को हम पलट देंगे, 3/1 कर देंगे, मतलब कि 3। तो यहाँ पर 3 की पावर हम लगा देंगे 3, पावर नेगेटिव में थी -3, पलट दिया तो 3 बचेगी केवल। फिर माइनस का साइन, 1/5 है, पावर नेगेटिव में है -2, तो ये हो जाएगा 5/1 और इसकी पावर हो जाएगी 2। इसका मतलब 5 की पावर 2, क्योंकि 1 तो उतना ही आता है इसलिए हमने हटा दिया। इसके बाद ब्रैकेट है, डिवाइड में 1/4, पावर नेगेटिव में है, 1/4 की जगह 4/1 कर देंगे और पावर हो जाएगी प्लस में 2। इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, क्योंकि 1 की पावर 2 1 ही रहेगा और 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही आता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 3 की पावर 3 मतलब 27 माइनस 25, और ये ब्रैकेट सेम डिवाइड में 4 की पावर 2 मतलब 16, 27 में से 25 तो 2 बचेंगे, डिवाइड 16, 2 डिवाइड 16 मतलब ये डिवाइड में है, 2/16 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/8 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए एक पॉलिनोमियल है, ए एक बहुपद है, तो ए में जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू में हमें मिलेगा इतना। 9x की पावर 5 है, ये 4 है और ये 3 है। तो यहाँ पर हमें इस a की वैल्यू निकालनी है। ये इनटू में है तो हम इक्वल टू को उस साइड लेके जाएं तो डिवाइड में आ जाएगा, तो a इक्वल टू हमें मिलेगा, इस पूरे के डिवाइड में आ जाएगा -3x³। ये हो जाएगा 9x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4 प्लस 12x³, और इसके डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 3x³। अब इसको हमें सॉल्व करना है, डिवाइड करना है। एक तरीका तो ये है, ऐसे डिवाइड कर लें हम। जैसे डिवाइड करते हैं, ये सारी वैल्यू यहाँ आ जाएगी और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3x³। या फिर इसको हम यहीं से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा डायरेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो 3 है इन सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है, 9 से भी, 6 से भी और 12 से भी। अगर डिवाइड नहीं हो रहा होता 3 तो हम इस तरह से डिवाइड करते। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 9x⁵ का, इसका डिवाइड करेंगे -3x³ में, तो a इक्वल टू मिल जाएगा 9 का 3 में करेंगे तो 3 बार हो जाएगा, और ऊपर x की पावर 5 है, नीचे 3 है, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 बचेगी, 3x²। और ये माइनस का साइन नीचे है, नीचे ऊपर लगाओ, सेम बात है। फिर इसके बाद हम इसमें डिवाइड करेंगे, -6x की पावर 4 में डिवाइड करेंगे -3x³ का। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 बार, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, +2, यहाँ पर 4 है, 3, 4 - 3 1, तो x की पावर हो जाएगी 1 मतलब 2x ही। 1 को हम लिखते नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर 1 नहीं लिखा। अब डिवाइड करेंगे 12x³ का -3x³ में, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, सबसे पहले तो माइनस साइन आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 4, और ये x³ है, ये x³ है, कैंसिल ही हो जाएंगे, तो अकेला -4 बचेगा। तो ये आ जाएगी a की वैल्यू। -4 चेक करना है हमें, तो केवल इसमें है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक पैरेललोग्राम है ABCD। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये हो गया A, B, C और D। इसमें AC और BD डायगोनल्स हैं, विकर्ण हैं, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया एक विकर्ण और ये हो गया BD, ये दोनों ऊपर मिलते हैं। इसके बाद OB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है, OB 6, इतनी दूरी। इसके बाद AC 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है BD से। AC कितना हो जाएगा जब BD में हम 4 जोड़ेंगे, और हमें AO की लंबाई बतानी है, AO। किसी भी समांतर चतुर्भुज के पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को 2 बराबर भागों में काटते हैं। इसके विकर्ण हो जाएंगे AC और BD। ये दोनों जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, मतलब O पर, वहां से एक दूसरे को बराबर भाग में कट कर रहे हैं। OB बराबर हो जाएगा OD के, सेम इसी तरह से A बराबर हो जाएगा OC के। यहाँ पर OB की लंबाई दी गई है 6 और ये दोनों बराबर हैं, OB और OD बराबर हैं, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। तो यहाँ से हम पूरी DB की या BD की लंबाई निकाल सकते हैं, 6 और 6 12, तो ये हो जाएगी 12, और जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो AC की लंबाई हमें मिल जाएगी, AC इक्वल टू 16।
AC मतलब ये पूरी लंबाई है 16। यहाँ पर OA OC बराबर हैं, तो इस 16 को हमें ऐसे डिवाइड करना है कि दो बराबर पार्ट बन जाए, मतलब 2 से डिवाइड कर दें तो 8 8 में कर दें, ये 8 हो जाएगी और ये 8, तो ये दोनों बराबर हो गए। OC और OA, AO की बतानी थी तो AO हो जाएगा 8 का, आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है सुमाज मदर, सुमा की माँ 5 टाइम्स है उससे, ये हो गई उसकी मदर और ये हो गई सुमा। अगर ये 1 है तो ये हो जाएंगी 5, और ये है रेशो वर्तमान का, मतलब प्रेजेंट में P0। इसके बाद 10 साल बाद 10 ईयर्स आफ्टर, ये हो जाएगा P + 10। 10 साल बाद के लिए मदर हो जाएंगी थ्राइस 3 गुनी, अगर ये 1 है तो ये मदर हो जाएंगी 3 की। अब यहाँ पर हम डिफरेंस चेक करेंगे, 5 - 3 2, 1 - 1 0, मतलब एक जगह पर 2 मिल रहा है और एक जगह पर 0, मतलब बराबर नहीं है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे ऊपर, 3 - 1 2, तो इंटू करेंगे 2 का इन दोनों में, और इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई हम नीचे करेंगे, 5 - 1 4, तो इंटू करेंगे 4 का। अब हमें इनका नया रेशो मिल जाएगा वर्तमान का, 5 × 2 10, 2 × 1 2, और 10 साल बाद का हो जाएगा 3 × 4 12, 1 × 4 4। अब हम नए वाले रेशो से देखेंगे, पुराना वाला रेशो कैंसिल। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस सेम है, 12 और 10, 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस को बराबर रखेंगे हम टाइम इंटरवल के। प्रेजेंट से 10 साल आगे जाने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 10 साल का अंतर है। 2 = 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो 1 = 5 मिल गया। अब हमें मदर की एज बतानी है, तो यहाँ पर मदर का रेशो प्रेजेंट का वर्तमान में कितना है 10, तो 1 = 5 है, तो 10 = हो जाएगा 10 × 5 50, आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है। कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट की यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, 6 किसके लास्ट में आ रहा है 6K में, फिर हम पीछे की 2 डिजिट कैंसिल करेंगे, फिर इस इतने नंबर का निकालना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक और मेथड होती है, इसको हम पहले भी देख चुके हैं, 3 3 1 7 7 6। इसमें हम इस तरह की टेबल बनाएंगे और यहाँ पर वर्गमूल निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, इसलिए इसके हम 2 2 के पेयर बनाएंगे, लेकिन पीछे से। तो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर और ये। अब सबसे पहला पेयर देख रहे हैं 33, तो 33, या फिर ऐसे कह सकते हैं, हमें ऐसे कोई 2 नंबर देखना है जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर 33 से कम आए। 6 का इंटू 6 में करेंगे तो 36 आएगा, लेकिन ज़्यादा हो गया, मतलब 5 का लेना पड़ेगा हमें, 5 और 5। जो भी नंबर हम ले रहे हैं वो हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा और यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 5 × 5 करेंगे तो 25, माइनस करेंगे 13 में से 5 8, 2 में से 2 0। एक पेयर सॉल्व हो गया, लेकिन इसके बाद हमें जो हमने नंबर लिया था उसको ही हमें यहाँ पर जोड़ना भी है, 5 और 5 10 हो जाएंगे। ये हो गई पहली स्टेप। अब हम दूसरा पेयर निकालेंगे, लेकिन दोनों साथ में लेना है, इसलिए हमने पेयर बनाई थी। अब हम 1 7 को निकाल रहे हैं, 8 1 7 को हमें देखना है, तो यहाँ पर हम इस 10 में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ में, कि 8 1 7 से कम आए। जैसे 1 0 तो हमें साथ में लेना ही है, इसके बाद हम 8 ले लें, 8 और इंटू भी 8 से ही करेंगे, तो ये 64 और 8। अब ये 864 ज़्यादा हो गया, मतलब हमें 7 लेना पड़ेगा। हम करेंगे 107 का मल्टीप्लाई साथ में ही, 7 और 7 एक सेम लेना है हमें, तो यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। 107 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 49 और 7 बन जा 7। अब माइनस करेंगे तो ये 8, 10 में से 4 6, 7 में 7 0 बचे। अब इसके बाद थर्ड स्टेप लेंगे, थर्ड स्टेप में हम ये दोनों नंबर को निकालेंगे, मतलब एक पेयर को, और तो ये जाएगा 6 8 7 6। लेकिन यहाँ पर जो हमने 7 लिया था उसको प्लस भी करना पड़ेगा, 7 को इसमें प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 14 1। जो भी नंबर हम लेते हैं इंटू करने के लिए उसको हमें जोड़ना भी पड़ता है। अब यहाँ पर हमें 114 में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है उसी में ही कि इससे कम आ जाए। अब यहाँ पर 6 लाना है तो हम 6 का ही कर दें, 1146 में इंटू 6 करेंगे तो 36 की 6 3 बचे, 24 27, 6 1 जा 6, तो 8 और 6 माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा 0, मतलब इस पूरे नंबर का स्क्वायर रूट वर्गमूल है 576, आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, एक क्यूब है, एक घन है, इसकी साइड निकालना है, घन की भुजा, और इसका आयतन वॉल्यूम दिया गया है इतना। तो क्यूब का या घन का आयतन हम निकालते हैं ए क्यूब से, जिसमें ये ए क्या होता है, क्यूब की साइड या घन की भुजा। इसका मतलब यहाँ पर हमें इस ए की वैल्यू ही बतानी है। वॉल्यूम या आयतन दिया है 42875।
इक्वल टू ए क्यूब। अब ये 3 है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो पावर ये 3 है तो ये पलट जाएगी, मतलब 1/3 आएगी इस साइड। और किसी भी नंबर की पावर 1/3 होती है मतलब वो क्यूब रूट है, घनमूल है। तो यहाँ से a इक्वल टू मिल जाएगा हमें इतना। तो जब इसका घनमूल निकालेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर हम लास्ट के डिजिट से चेक कर रहे हैं, लास्ट में 5 है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें आखिर में 5 मिलता है? 5 के मिलता है, 5 का क्यूब होता है 125। जैसे 1 का जब घन करेंगे तो आखिर में लास्ट में इकाई के अंक पर हमें 1 मिलेगा, 2 का करेंगे तो आखिर में 8 मिलेगा, 3 का करेंगे तो 27 का लास्ट में 7 मिलेगा, 4 का करेंगे तो 64 होता है तो आखिर में हमें 4 मिलेगा। इसी तरह से जब 5 का करेंगे तो 125, मतलब आखिर में लास्ट में क्या मिल रहा है? 5। तो यहाँ पर यही 5 हमने चेक किया है। यहाँ पर 5 हमें कहाँ पर मिल रहा है? 5 के साथ में, इसलिए हम लास्ट में यहाँ पर एक 5 लिख लेंगे। इसके बाद घनमूल निकाल रहे हैं क्यूब रूट, तो हम पीछे से 3 डिजिट हटा देंगे, 875 कैंसिल कर देंगे, बचा क्या? 42। अब हमें एक ऐसा नंबर देखना है जिसका घन करने पर, क्यूब करने पर 42 से कम आए। 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, यह है 3 का, यह है 4 का। पर हमें 42 से कम देखना है तो 64 नहीं ले सकते, 27 ले लेंगे। और 27 है किसका? 3 का, तो 5 के आगे लिख देंगे हम 3। तो इसका घनमूल या क्यूब रूट निकल कर आएगा 35 इक्वल टू ए, और यही है घन की भुजा। आंसर 4th। नेक्स्ट है, ए और बी ने सेम आर्टिकल मतलब समान वस्तुएं सेम प्राइस पर खरीदी। यहाँ पर ए और बी की कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य सेम है और ए इसे इतने रुपए में बेचता है तो 6% का लॉस हो जाता है। तो बी इसे कितने रुपए में बेचे अपनी वस्तु को कि उसे 4% का प्रॉफिट हो। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य सेम है तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100% है, और जब ए इसे बेचता है तो उसे 6% का लॉस हो जाता है। तो उसे कितने में बेचा होगा? 6% का लॉस करना है तो 100 में से 6 को माइनस कर दो, 94% में बेचा होगा, और जितने में बेचा है वो हमें मालूम है 14100 में। यह है सेलिंग प्राइस परसेंटेज में, यह है सेलिंग प्राइस रुपए में, इसलिए बराबर लिख दिया। 94% की वैल्यू मालूम है, 100% हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, 94 को डिवाइड में ले जाएं, 14100 डिवाइड में 94%, 1% इक्वल मिल गया। अब कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें 100% निकालना है, तो इसमें दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दें इंटू 100, और 1 में इंटू करेंगे 100 का तो 100। यह आ गई कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य वस्तु का। अब इसी सीपी वाली चीज को बी बेच रहा है 4% के प्रॉफिट पर, तो बताना है कि कितने में बेचा होगा। यह है कॉस्ट प्राइस सीपी, 4% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 100 में 4 जोड़ दो, 104%, और 104% किस? कॉस्ट प्राइस का ही। तो इस पूरे का हम 104% निकाल देंगे, तो इसी में इंटू कर दें डायरेक्ट, 104% का साइन हटाएंगे, डिवाइड में 100, 100 से 100 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 4 बार, 2 7 जा 14, 2 से 7 बार 14, 1 है डिवाइड नहीं होगा तो पहले 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10 और 0। इसके बाद ये 47 से, अब 47 इसका कोई वेक्टर नहीं है, और अगर ऑप्शन में देखें तो पूरे पूरे नंबर मिल रहे हैं, मतलब पॉइंट में नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब ये डिवाइड होगा पक्के से 47 से। ये 7050 है, मतलब लास्ट में 0 आना है, तो 7 में किसी का भी मल्टीप्लाई करें 0 नहीं मिलता है, तो हम इस 0 को हटा देते हैं। हम 705 देख रहे हैं। 7 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 5 मिल जाए? 7 5 35 होता है, लेकिन 47 इंटू 5 तो अकेला करेंगे नहीं क्योंकि बड़ा नंबर है, तो 5 के बाद हम 15 का कर देते हैं, 47 में इंटू कर देंगे 15 का, तो 15 7 105 की 5 10 60 70, तो 705 47 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 15 बार, और ये 0 बच गया। इसके बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 15 का 4 में 60, और 15 1 जा 15, ये आ जाएगा आंसर, ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट है 9x² प्लस 4y² इक्वल टू 100, xy इक्वल टू 8, तो वैल्यू बतानी है हमें 3x प्लस 2y की। अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमें 3x प्लस 2y की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पर ये 9x² और 4x² दिया गया है, मतलब अगर 3x का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 और x का स्क्वायर तो 9x² मिलेगा, और 2y का करेंगे तो 4y² मिलेगा। इसका मतलब इसका स्क्वायर हम लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पर हमें ए की जगह पर लिखना है 3x और बी की जगह पर लिखना है 2y। तो इस फॉर्मूले में हम a और b की वैल्यू रख रहे हैं। a प्लस बी, तो a है 3x प्लस b है 2y होल स्क्वायर है, इक्वल टू a स्क्वायर है तो a है 3x, इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, और x का x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, b है 2y, 2 जा 4 और y का y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू में आएगा a कितना है 3x, इंटू में आएगा b और b कितना है 2y। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें तो 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, और x का y में तो x y ये इंटू में आ जाएगा। और क्वेश्चन में 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 100 दिया गया है, तो इतने की जगह पर हम रखेंगे 100 प्लस 12 है, एक्स वाई की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 8, तो इतने की जगह पर 8 और इंटू में था तो इंटू में 8, तो ये हो जाएगा 196 हो जाएगा। और इसके इक्वल में साथ में चल रहा है 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमें वैल्यू बतानी है 3x प्लस 2y की, तो इस 2 को हटाना पड़ेगा, इस 2 को हम इक्वल टू के इस साइड लेके आते हैं तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट या वर्गमूल। ये इक्वल में हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू रूट में 196, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का 14 आ जाएगा। 196 का वर्गमूल होता है 14, लेकिन जब भी कोई नंबर रूट से बाहर निकलता है तो वो दो नंबर निकलते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, इसीलिए यहाँ पर हमने प्लस माइनस दोनों लगाए हैं, तो ये हो जाएगा आंसर प्लस माइनस 14 ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, एक सर्किल है, एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, ये केंद्र हो गया सेंटर, इसमें ए बी डायमीटर है, ए बी व्यास है, और व्यास क्या होता है, ऐसी लाइन जो वृत्त के केंद्र से या सेंटर से निकलती है, ये A और ये B। इसके बाद C एक पॉइंट है सर्किल पर, वृत्त में एक C पॉइंट है, तो या तो हम इस साइड मान लें इस साइड मान लें, हम यहां पर मान रहे हैं C है, और एंगल CAB मतलब बीच वाला एंगल लेना है हमें, CAB, C A और B, ये वाला एंगल दिया है 20 डिग्री, तो हमें बताना है एंगल CBA, ये बीच वाला एंगल B, C B और A, मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा, ये वाला एंगल निकालना है। ये एक ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया CAB, तो ये एंगल इसमें 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक रूल होता है कि किसी भी वृत्त के आधे हिस्से में, मान लो ये एक वृत्त हो गया, सर्किल हो गया, तो इसके आधे में ये व्यास हो गया, तो इसके अर्धवृत्त में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। चाहे ये वाला एंगल हम यहाँ बना लें या फिर इस तरफ बना लें, 90 डिग्री ही होगा। सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है, और अगर हम इस तरफ बनाते तो भी ये 90 डिग्री ही होता। तो यहाँ से ये वाला एंगल C 90 मिल गया, और किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्राइंगल में सभी एंगल्स को जोड़ने पर 180 के बराबर आता है। तो यहाँ पर ट्राइंगल ACB में हम A को जोड़ेंगे प्लस C प्लस B इक्वल टू 180 के बराबर आएगा। A की वैल्यू मालूम है हमें 20, प्लस C हमने निकाला 90 डिग्री, प्लस B निकालना है तो इसकी जगह पर B ही लिख देंगे 180। 90 प्लस 20 ये 110 हो जाएंगे, और जब इक्वल टू को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो B इक्वल टू 180 में से 110 माइनस करो 70 बचेंगे, तो एंगल B हमें मिल जाएगा 70 डिग्री। आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें इस डायमेंशन से ये एक वुडन ब्लॉक दिया गया है, लकड़ी का टुकड़ा, इससे हमें इतनी डायमेंशन वाले टुकड़े काटने हैं, तो कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। मान लो यहाँ पर एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, इससे हमें छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं इस तरह से, तो इसमें छोटे वाले कितने भी टुकड़े बन जाएं, लेकिन इसमें जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, इस बड़े वाले का और इन सभी छोटों का बराबर होगा। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x टुकड़े बन रहे हैं, और इसमें से हर एक टुकड़े का आयतन या वॉल्यूम है v, और इस बड़े वाले टुकड़े का आयतन या वॉल्यूम हम मान लेते हैं, ये कैपिटल V मान रहे हैं, ये स्मॉल v है। तो यहाँ से आयतन या वॉल्यूम को बराबर रखने के लिए हमें इसके बराबर में रखना पड़ेगा, इस एक के आयतन में इंटू करेंगे पूरी संख्याओं का, तो यहाँ से हम वॉल्यूम बराबर लिख रहे हैं।
मान लिया कि छोटे वाले टुकड़ों की संख्या x है और एक टुकड़े का आयतन या वॉल्यूम है v, और जब एक के आयतन में हम कुल संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी का आयतन मिल जाएगा, जो कि बराबर होगा इस बड़े वाले टुकड़े के वॉल्यूम के, जो कि कैपिटल V है। और यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दी गई है, मतलब ये घनाभ है, घन नहीं है। अगर ये तीनों बराबर दी गई होती तो घन होता, क्यूब होता। तो हम यहाँ पर घनाभ का या क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यूबॉइड का आयतन कैसे निकालते हैं? a इंटू बी इंटू सी, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर x इंटू लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 मीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा बड़े वाले टुकड़े के आयतन की। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 मीटर इंटू 96 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इस x की वैल्यू निकालने के लिए इन सबको हम इसके डिवाइड में ले आएंगे। तो इन सभी के डिवाइड में आ जाएगा ये 2 मीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से ये हट जाएंगे, यह जाएगा x। अब यहाँ पर हम देखें तो यूनिट सेम नहीं है, ये मीटर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं, सभी को मीटर मीटर में कर लें, सभी को सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कर लें, लेकिन यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, बिना करे भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं और यहाँ पर मीटर एक है और मीटर एक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, फिर से सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये आपस में ही कट जाएंगे। मीटर से मीटर कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर और इस सेंटीमीटर से ये वाला सेंटीमीटर। और अगर हम इंटू कर भी देते, इस मीटर को चेंज करते सेंटीमीटर में, 100 का मल्टीप्लाई करते ऊपर और नीचे, तो वो भी कैंसिल ही हो जाते। अब नंबर डिवाइड करेंगे, 2 से 3 बार कैंसिल, 12 से 8 बार और 7 से 5 बार। 5 इंटू 8 40 और 4 इंटू 3 12, मतलब 120। x की वैल्यू आ गई 120, मतलब कुल 120 टुकड़े बनेंगे। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट है एक रोम्बस समचतुर्भुज है, इसके अपोजिट एंगल्स विपरीत एंगल दिए गए हैं इतने, तो x की वैल्यू बताना है। समचतुर्भुज में मान लो एक समचतुर्भुज हो गया, तो इसमें अपोजिट एंगल्स या विपरीत एंगल का मान बराबर होता है। इसके इक्वल होगा ये वाला और इसके इक्वल होगा ये वाला। तो विपरीत एंगल बराबर होते हैं तो हम इन दोनों को बराबर लिख देंगे। 3x माइनस 5 इक्वल होगा 2x प्लस 15 के। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे, 3x माइनस 2x, x बचेगा और ये माइनस का 5 है, इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 15 प्लस 5 20। तो x की वैल्यू निकल कर आ गई 20। आंसर फोर्थ। नेक्स्ट है एक पैरेललोग्राम है, समान चतुर्भुज है। इसकी लंबाई है 12 और चौड़ाई है 8, तो ये हो जाएगी 12 और ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने वाली साइड सेम होती हैं। ये 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी। इसके बाद इसमें दूरी दी गई है 2 शॉर्टर साइड्स, मतलब जो छोटी साइड्स हैं 8 8 छोटी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो हमें लॉन्गर साइड्स या बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बतानी है, ये वाली लंबाई। यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालकर, एरिया निकालकर बराबर रखेंगे दोनों केस में। पैरेललोग्राम का या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम? बेस इंटू हाइट से, मतलब आधार और ऊंचाई का मल्टीप्लाई करेंगे, क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको आधार माने 12 को, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 9। तो इसका एक तरीके से हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? 12 इंटू 9 करके। ये क्षेत्रफल और क्षेत्रफल को ही हम बराबर में लिख रहे हैं। एक बार में हम इसको आधार मानेंगे और एक बार में हम इसको आधार मानेंगे, और क्षेत्रफल तो बराबर ही आएगा, चाहे ऐसे निकालें या वैसे। तो पहले हम इसको आधार मान रहे हैं, और जब ये आधार होगा तो ऊंचाई हो जाएगी ये वाली। तो बेस इंटू हाइट का आधार इंटू ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दिया, 12 इंटू 9। फिर दूसरे केस में जब हम इसको आधार मानेंगे, तो इस केस में बेस या आधार तो हमें मालूम है 8 इंटू, लेकिन इस केस में हमें ये वाली लंबाई, ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, पर ये तो बराबर नहीं आएगा। सॉरी, ये वाली साइड दी गई 9, तो यहाँ पर ये 9 नहीं आएगा। यहाँ पर जब हम इस 12 को आधार मानेंगे तो ऊंचाई हो जाएगी ये वाली, और यही दूरी हमें निकालनी है, मालूम नहीं है, तो इतनी दूरी हम मान लेते हैं कि h है। तो जब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई की जगह पर हम h लिख देंगे।
और जब हम इस 8 को आधार मानेंगे तो इसके लिए ऊंचाई कहलाएगी ये वाली, जो कि 9 है, क्वेश्चन में दी गई है। तो इस तरह से क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार इंटू ऊंचाई, आधार हो गया, ऊंचाई है 9। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे। h इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 9 और 12 को डिवाइड में लिया, कैंसिल करेंगे। 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से 3 बार 9, 2 इंटू 3 6, तो हाइट या ऊंचाई आ जाएगी 6, जो कि है ये वाली लंबाई, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 6, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स ये यहाँ पर दिए गए हैं और इन्हें 5 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है इस तरह से, 0 से लेके 5 तक, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। तो हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है, बारंबारता बतानी है 15 से 20 तक की। इसका मतलब 15 से 20 तक की लिमिट के बीच में जितने भी नंबर यहाँ पर होंगे वो कितने बार आएंगे। 15 से 20 तक का बोला गया है तो इसमें 15 को ऐड नहीं करना है। जब भी कभी इस तरह से लिमिट दी गई होती है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो पहले नंबर दिया गया है उसको नहीं लेना है हमें। यहाँ पर 5 नहीं लेंगे, यहाँ पर 10 नहीं लेंगे, 15 नहीं लेंगे और 20 नहीं लेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर 15 to 20, 15 को नहीं लेंगे, 15 को छोड़कर आगे जो नंबर है मतलब 16 ले लेंगे, 17 ले लेंगे, 18, 19 और 20 भी ले लेंगे। तो इन सभी नंबर्स को हमें बताना है कि इसमें कितने बार आ रहे हैं। भले ही कोई एक नंबर 2 बार आ रहा हो तो बताना है कि कितने बार आ रहे हैं। सबसे पहले 16 देखें, 16 यहाँ पर केवल एक ही बार आ रहा है, 16 की फ्रीक्वेंसी बारंबारता हो गई 1। 17 को देखें, 17 भी एक ही बार दिख रहा है, 17 की भी 1। 18 देखें तो एक बार 18 आ गया और 2 बार 18 आ गया, मतलब 18 की फ्रीक्वेंसी बारंबारता है 2। इसके बाद 19 को चेक करेंगे, 19 एक बार आ गया, फिर आगे कहीं 19 नहीं है तो 1। 20 को देखेंगे, 20 भी एक बार है। ये इन सब की बारंबारता या फ्रीक्वेंसी आ गई। 15 से 20 तक का बताना था, 15 को हटा दिया, 16 से लेके 20 तक इन सबको जोड़ देंगे, 2 4 6। इसका आंसर हो जाएगा 6, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, मैंने अपने फ्रेंड से इतने रुपए लिए, इतनी रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर 2 साल के लिए। तो अगर मैंने यही सेम अमाउंट मतलब 10,000 ही सेम पीरियड के लिए, सेम टाइम के लिए और सेम रेट पर लिया होता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर, पहले SI पर था बाद में CI पर, तो मुझे कितना एक्सेस इंटरेस्ट मतलब कितना ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता, मतलब जो एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त ब्याज है वो बताना है। एक तरीका, यहाँ पर सबसे पहले हम SI से इंटरेस्ट निकालें, फिर CI से इंटरेस्ट निकालें, फिर माइनस कर दें। या फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो अमाउंट सेम है, रेट सेम है और टाइम भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन अंतर है यहाँ पर केवल इतना कि पहले SI पर दिया बाद में CI पर दिया, तो अंतर केवल रेट में आएगा। जब वो उसे SI के रेट पर देगा सिंपल इंटरेस्ट पर 6% 2 साल के लिए, तो पहले साल के लिए 6, फिर दूसरे साल के लिए फिर से 6, 6 और 6 12% टोटल रेट हो जाएगी। फिर इसके बाद जब वो इसे चक्रवृद्धि ब्याज पर मतलब CI पर देगा तो पहले साल के लिए तो 6% रेट लगेगी, फिर दूसरे साल के लिए फिर से 6% रेट लगेगी, लेकिन जो दूसरा साल है उसमें इस जो पिछला 6 था इस पर भी रेट लगेगी 6। तो 6% का हम 6% निकालें, डिवाइड करेंगे 100 से, ये आ जाएगा 0.36। तो दूसरे साल के लिए ये एक्स्ट्रा रेट भी लग जाएगी प्लस 0.36, क्योंकि CI में रेट पर भी रेट लगती है। तो CI के केस में टोटल रेट हो जाएगी 12.36। और यहाँ पर अतिरिक्त ब्याज पूछा गया है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है, तो यहाँ पर हम पहले ही माइनस कर देते हैं। कितने का अंतर आएगा, 12.36 में से 12 को माइनस करेंगे तो 0.36% रेट हो जाएगी। तो इतनी रेट हम लगा देंगे 10,000 पर, 10,000 पर लगाएंगे इनटू में, यहाँ पर ये परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा और 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 100 और आ जाएगा और इन दोनों से ये पूरा कैंसिल, तो इक्वल में आ जाएगा केवल 36 रुपए ब्याज अतिरिक्त देना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 4 सितंबर की शिफ्ट 1 का। थैंक यू।